नमस्कार, मैं डॉक्टर शची श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर काय चिकित्सा, स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज लखनऊ, आयुष संवाद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सादर नमन करना चाहूँगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे विभाग के कर्मठ आयुष मंत्री माननीय श्री धर्म सिंह सैनी जी का, हमारे विभाग प्रमुख आदरणीय श्री प्रशांत त्रिवेदी जी का, जिनके अथक प्रयास और प्रेरणा से आयुष विभाग सफलता के नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी हमारे विभाग के विशेष सचिव एवं मिशन डायरेक्टर श्री राजकमल यादव सर का, हमारे निदेशक द्वय डॉक्टर एसएन सिंह, डॉक्टर सुरेश चंद जी का, हमारे प्राचार्य डॉक्टर प्रकाश चंद सक्सेना जी का, जिनके कारण इस जन उपयोगी आयुष संवाद में मुझे अपने विचार आपसे साझा करने का अवसर मिला। डॉक्टर राजकमल यादव सर, आपका विशेष रूप से साधुवाद, क्योंकि आयुष संवाद न केवल आयुष चिकित्सकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों में आयुष के प्रति और अधिक सम्मान और इच्छा शक्ति का संचार कर रहा है, अपितु जन साधारण में भी आयुष के प्रति जागरूकता पैदा करके इसको समाज में और अधिक दृढ़ता एवं विश्वास के साथ स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो रहा है। मेरा आज का विषय है अम्लपित्त। आयुष संवाद क्योंकि जन उपयोगी मंच है, इसलिए मैं जन सामान्य भाषा में ही या जन सुलभ भाषा में ही अपने विचार साझा करूंगी। वर्षा ऋतु समाप्ति पर है। शरद ऋतु का प्रारंभ हो गया है। भारतीय तिथि अनुसार आश्विन एवं कार्तिक मास एवं आधुनिक कैलेंडर अनुसार सितंबर और अक्टूबर शरद ऋतु के माने जाते हैं। बरसात के जाने के बाद आकाश बादलों से रहित हो जाता है। सूर्य की किरणें डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ने लग जाती हैं। सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ने के कारण तापमान इतना अधिक हो जाता है, वातावरण में इतनी अधिक आर्द्रता हो जाती है कि हमें बहुत ही उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ता है। इस बढ़े हुए तापमान से केवल पृथ्वी ही नहीं, हमारा शरीर भी प्रभावित होता है, जिसके कारण होता क्या है, वर्षा ऋतु में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकोपित हो जाता है और फिर यही प्रकोपित पित्त पित्तज और इसके सधर्मी रक्तज व्याधियों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। शरद ऋतु में प्रकोपित हुआ पित्त जब अम्लता को प्राप्त होता है, तब इसके कारण जब यही मुख में कड़वापन, अम्लता या खट्टापन आने लग जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में तेजाबियत, मुख या छाती में जलन होना या फिर आयुर्वेद में अम्लपित्त के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब पित्त अपना प्राकृत गुण कटु को छोड़ के अम्लता को प्राप्त होता है, तो उसे ही हम अम्लपित्त कहते हैं। अब इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे, इस रोग के कारणों की चर्चा करेंगे। वास्तव में ये रोग इतना व्यापक है कि विश्व में हर तीसरा व्यक्ति इस रोग से ग्रसित होता है। सर्वप्रथम हम इसके कारणों की चर्चा करेंगे। आयुर्वेद में इसके कारण आहारज निदान, विहारज निदान, मानसिक कारण और अन्य कारण बताए गए हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आहारज निदान की। आहारज निदान यानी ऐसे भोज्य पदार्थ या ऐसा खाना जो हम खाते हैं और वो रोग उत्पन्न करने में सहायक होता है। तो ऐसा खाना जो हमारे रोग उत्पन्न करता है, वो ऐसा कैसे होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हमारे शास्त्र में हमारे खाना खाने के बहुत से नियम बताए गए हैं, जैसे आहार विधि विधान बताए गए हैं, जो या आहार विधि विशेषायतन बताए गए हैं, या और भी आहार लेने के नियम बताए गए हैं। यदि हम उसके विरुद्ध आचरण करते हैं तो यही आहार हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। आहारज निदान में जो अम्लपित्त के निदान बताए गए हैं, उसमें बहुत अधिक कड़वा खाना, खट्टा खाना, बहुत अधिक नमकीन खाना या बहुत अधिक तीखा भोजन खाना, बहुत अधिक गर्म खाना, बहुत मसालेदार भोजन खाने से अम्लपित्त रोग होता है। इसके अतिरिक्त बहुत भारी भोजन, जो बहुत हम भारी भोजन करते हैं, बहुत हैवी भोजन होता है जो पचने में बहुत जिसको दिक्कत होती है, या फिर जो पिष्टान होते हैं, पिष्टान अर्थात जो उड़द और मैदा से बने हुए पदार्थ होते हैं, उनके खाने से पित्त प्रकोपित होता है। इसके अतिरिक्त बासी खाना, लेडीज अक्सर जो महिलाएं होती है हमारी,
वो बासी खाना खा लेती हैं, जो बचा हुआ रहता है उसके खाने से भी पित्त प्रकोपित होता है। इसके अतिरिक्त जो हमारे अन्य कारण बताए गए हैं, जैसे अकाले भोजनम, कि जब आपका खाने के समय नहीं हो तब आप उस समय खाना खा लेते हैं। काले अंशनम मतलब कि जब आपका खाना खाने का समय हो तब आप फास्टिंग करते हैं, तब आप उपवास रखते हैं या खाना नहीं खाते या कुछ नहीं खाते हैं। तो ये कारण ये आपको इससे पित्त को प्रकोपित करते हैं। अजीर्णासन, अजीर्ण है और उसके समय आपने खाना खा लिया। अध्यशन, एक समय का खाना पचा नहीं, फिर से दोबारा फिर से खा लिया। विषमासन, कुछ भी मात्रा में समय के सबके विपरीत हम खाना खाते हैं। इसके अलावा विरुद्धाहार, विरुद्धाहार में कि जो विपरीत तासीर वाले या विरुद्ध गुण वाले जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको सब कुछ हम मिला जुला के खा लेते हैं। कारण, ये सब जो कारण है वो सब अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। फिर क्या हो रहा है, आजकल के हरी भरी करी युग में क्या करते हैं हम लोग, तीखे मसालेदार भोजन, बहुत अधिक जो फास्ट फूड होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, ये सब हम लोग आजकल ले रहे हैं। ये हमारे शरीर में बहुत नुकसानदेह होते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, पार्टीज में एक तरफ कॉफी का स्टॉल लगा हुआ है, एक तरफ आइसक्रीम का स्टॉल लगा हुआ है। एक तरफ हम आइसक्रीम खाते हैं, उसके बाद हम कॉफी पीते हैं। तो ये सब विपरीत जो हमारे कारण है ये हमारे शरीर पर बहुत दुष्प्रभाव डाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त खाली पेट या अनावश्यक रूप से शराब पीना, सिगरेट पीना, तंबाकू खाना, खैनी खाना या फिर जो इस तरह के जो भोज्य पदार्थ हैं उनको हम लेते हैं जो जिसके कारण से हमारा पित्त प्रकोपित होता है और उसकी वजह से अम्ल पित्त रोग उत्पन्न होता है। तो ये सब भी कारण है जिसके कारण से जो आहारज जो हमारे निदान है वो जो है वो अम्ल पित्त व्याधि को उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे कारण बताए गए हैं वो विहारज निदान बताए गए हैं। विहारज निदान मतलब कि जो हमारी डेली की लाइफस्टाइल है, जैसा कि हमारा रहन सहन है, जो रहन सहन हमारा है उसमें जैसे कि वेग का विधारण करना। वेग विधारण करना मतलब मल मूत्र के वेग के जो प्राकृतिक वेग है, जो नेचुरल हमारे जो अर्जेज हैं उनको जबरदस्ती रोकने से, या फिर खाना खाते ही दिन में सोने से, खाना खाते ही रात में सोने से, या फिर देर रात तक बहुत देर तक आपको जगने से। होता क्या है कि आजकल की युवा क्या हम सभी देर तक रात में मोबाइल पर लगे रहते हैं। रात में मोबाइल पर कुछ हम टीवी देखते रहते हैं, उसके बाद हम दिन भर सुबह देर से सो के उठते हैं। आजकल का छात्र एक नया ट्रेंड अपना लिया है जिन्होंने जो दिन भर सोते हैं और रात में पढ़ते हैं। क्या इन सब विपरीत क्रियाओं से हमारे शरीर पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा? अवश्य पड़ेगा। इन सब के पश्चात आता है हमारे मानसिक कारण। मानसिक कारण आजकल के इस कंपटीशन के युग में जो हमारा जो प्रतिद्वंदिता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ है, ईर्ष्या, द्वेष, करियर की प्रॉब्लम, काम की व्यस्तता, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, बहुत अधिक क्रोध करना, बहुत शॉर्ट टेम्पर होना, ये सब जो है पित्त को प्रकोपित करता है। मॉडर्न साइंस में भी गैस्ट्राइटिस सिंड्रोम का कारण स्ट्रेस और स्ट्रेन ही बताया गया है। तो ये सब तो हुए मानसिक कारण जो अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जो अम्ल पित्त रोग को उत्पन्न करते हैं और हम जाने अनजाने में ऐसे कारणों को अपने सेवन करते रहते हैं। जैसे खाली पेट, आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खाली पेट पेन किलर्स लेते हैं या अनावश्यक रूप से पेन किलर लेते हैं। जरा सा कुछ प्रॉब्लम हुई, जाके आपने ब्रूफेन खरीदी, एक खा लिया। तो इस तरह से जो अनावश्यक पेन किलर्स होते हैं वो भी हमारे जो शरीर में दुष्प्रभाव डालते हैं और इनको हमें नहीं करना चाहिए। ये तो था हमारे अम्ल पित्त के जो कारण है, जो कारण बताए गए हैं या निदान बताए गए हैं, वो निदान जिनके वजह से अम्ल पित्त रोग उत्पन्न होता है। इसके बाद अगर इन निदानों का सेवन कर लिया तो अम्ल पित्त के क्या लक्षण उत्पन्न होंगे उसकी चर्चा हम करते हैं। अम्ल पित्त के लक्षणों में सर्वप्रथम जो आता है वो आपका शरीर में भारीपन आता है, बदहजमी, जो खाना नहीं पचना होता है, मुख में नौजिया या उल्टी का आना, मिचली का आना। मरीज डॉक्टर साहब के पास आता है और कहता है डॉक्टर साहब मुख में बहुत जलन हो रही है या सीने में जलन हो रही है, मुख में सुबह सुबह उठते ही खट्टा पानी आता है या शरीर में भारीपन होता है बहुत ज़्यादा, बिना काम करे ही थक जाता हूँ। तो ये कुछ सामान्य लक्षण है। इसके अलावा अरुचि भी हो सकती है, जैसे भूख नहीं लगना, विड भेद हो सकता है, मल का पतला आना, या फिर उसके मुख में कभी कभी छाले भी हो सकते हैं,
या इसके अतिरिक्त कभी कभी पेशेंट जो है वो या रोगी जो है वो अम्ल पित्त जन्य शिराशूल को भी लेकर आता है कि उसको इतनी एसिडिटी होने लग जाती है कि उसका सर दर्द होने लगता है। पेशेंट बताता है कि बहुत सर दर्द हो रहा है, और जब हम उसको एग्जामिन करते हैं कि जो कॉमन फैक्टर्स है या उसको कोई विजन की प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं है, तो उसको बाद में रूल आउट करने में पता लगता है कि जो उसको सिर दर्द हो रहा था वो अम्ल पित्त जन्य था। तो ये तो हुए इसके निदान और कारण। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो इस व्याधि का है, वो इस रोग से बचाव यानी कि प्रिवेंशन। और हमेशा कहा भी गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन एक ऐसी चीज है जो स्वस्थ व्यक्ति भी ले सकता है, उसका फॉलो कर सकता है, और जो रोग से ग्रसित है वो भी फॉलो करेगा तो उसका रोग नहीं बढ़ेगा। तो बचाव के लिए सबसे पहले जो बताया गया है वो निदान परिवर्जन। आयुर्वेद में तो बताया भी गया है कि संक्षेप तो क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, कि निदान का परिवर्जन कर दें, कि मतलब जो ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे डिजीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको अगर हम हटा दें, उसका त्याग कर दें, तो हमको रोग होगा ही नहीं। निदान परिवर्जन में सबसे पहले जो आता है, जो हम आहार लेते हैं, जो हम विहार करते हैं, जो हम औषध लेते हैं, और जो जिस देश और जिस काल को रहते हैं, जिसकी वजह से अम्लपित्त हो रहा है, उसका परित्याग करना। तो सबसे पहले आता है कि आहार में कि इसके लिए जो बताया, सिंपल भाषा में आप इसको कह सकते हैं, सामान्य भाषा में, तो ये जो बचाव है वो आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। कि जब हम अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लेते हैं, कि जब हम अपने खान पान के तरीके को मर्यादित कर सकते हैं, जब हमारे रहन सहन को मर्यादित कर देते हैं, तो डिजीज से बचाव अपने आप स्वयं हो जाता है। सबसे पहले जो इसमें आता है कि हम क्या करें और क्या ना करें, क्या खाएं और क्या ना खाएं। क्या खाएं में सर्वप्रथम जो आता है उस पर सर्वप्रथम हमें हल्का खाना खाना चाहिए, हमें सुपाच्य खाना खाना चाहिए जो इजीली डाइजेस्ट हो जाए। बहुत भारी खाना नहीं खाना चाहिए, हल्का खाना खाना चाहिए। अम्लपित्त में जो पथ्य बताए गए हैं या जो ऐसे खाद्य पदार्थ बताए गए हैं, उसमें मूंग है, मूंग की दाल ले सकते हैं, मसूर ले सकते हैं, या फिर लावे, धान के लावे का सत्तू ले सकते हैं। सब्जियों में आप परवल, लौकी, तुरई, सहजन, सफेद पुष्पांड या कोहड़ा ले सकते हैं। फल में आप अनार, केला, पका आम या कोई भी मीठा फल ले सकते हैं। और इसके अलावा आप मेवे में आप अंजीर ले सकते हैं या फिर किशमिश ले सकते हैं। किशमिश का पानी भी बहुत फायदेमंद होता है। 7-8 किशमिश को आप 1 कप पानी में उबालिए, उसको ठंडा करिए और ठंडा करके पी लीजिए। आपको जो अम्लपित्त जन दाह है उसमें तुरंत आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त मिठाइयों में पेठा खा सकते हैं आप, छेने का रसगुल्ला खा सकते हैं, और कमलगट्टे का हलवा खा सकते हैं, सिंघाड़े का हलवा खा सकते हैं। साबूदाने का जो खीर होती है वो बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि मधुर मधुर शीत गुण प्रदान होती है, इसलिए ये बल्ले भी होती है और अम्लपित्त जन दाह में भी उपयोगी होती है। इसके अतिरिक्त आंवले का मुरब्बा बहुत उपयोगी है। अगर डायबिटिक नहीं है तो आप इन सब मिठाइयों का सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नारियल पानी, मधु, मिश्री का भी उपयोग आप अकॉर्डिंग टू द कंडीशन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बहुत उपयोगी चीज है वो गाय का ठंडा दूध या कोई भी ठंडा दूध आप ले सकते हैं। अगर आपको रिलीफ लेना हो, बहुत एसिडिटी हो रही हो, बहुत गले में, सीने पे बहुत जलन हो रही हो, तो आप 1 गिलास ठंडा दूध पी लीजिए, आपको तुरंत आराम मिल जाता है। इसके अलावा आप धनिया का पानी भी ले सकते हैं। 1 चम्मच धनिया मसल के 1 कप पानी में रात भर भिगो दीजिए, सुबह उसको छान के उसको पी लीजिए ठंडा पानी, वो भी आपको अम्लपित्त में बहुत राहत देगा। तो अगर आपको नॉनवेज लेना हो तो आप जांगल पक्षियों के मांस ले सकते हैं। तो और इसके अलावा आप सौंफ, मिश्री और इलायची बहुत फायदेमंद होता है अम्लपित्त में। सम मात्रा में सौंफ और मिश्री और उसकी आधी छोटी इलायची जिसको बोलते हैं, उसको आप पीस के रख लीजिए। खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच सुबह शाम खाइए, बहुत आराम मिलेगा आपको। तो ये जो चीजें थी ये आपकी क्या खाएं। अब इसके पश्चात आता है क्या ना खाएं। क्या नहीं खाने में जो आता है वो आपका अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, विदाही जो द्रव्य होते हैं। अम्ल द्रव्यों में क्या होता है कि अम्ल द्रव्य जो होते हैं वो 2 तरह के द्रव्य होते हैं।
एक द्रव्य ऐसे जिसमें अपेरेंटली अम्ल द्रव्य होता है, जैसे कि नींबू, कि वो अम्ल गुण प्रधान होता है या अम्ल उसमें रस ही होता है, तो जब वो उसमें खाएंगे तो अम्ल रस की वृद्धि होगी। दूसरे ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लपाकी या अम्ल विपाकी होते हैं। जो दूसरे ग्रुप में आते हैं वो जैसे कि टमाटर, टमाटर हमेशा पचने के पश्चात एसिडिटी करता है। चावल हमेशा पचने के पश्चात एसिडिटी उत्पन्न करता है। चावल का ये गुण 1 साल के बाद समाप्त भी हो जाता है, इसलिए अम्लपित्त के पथ्य में पुराना शाली चावल भी बताया गया है। तो ये जो है आपके जो अम्ल पदार्थ है उनको नहीं लेना चाहिए। बहुत अधिक लवण का सेवन नहीं करना चाहिए, बहुत अधिक नमक नहीं लेना चाहिए, सोडियम क्लोराइड होता है इसमें, इसलिए बहुत अधिक नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। बहुत अधिक विदाही अन्नपान नहीं लेना चाहिए। विदाही मतलब जिसको जबान पे रखते ही आपको जलन लगे, जैसे कि इंस्टेंट लगे जैसे जलन, जैसे कि आपका सरसों हो गया, मद्दी हो गया, जो आप अचार लेते हैं, बहुत तीखे जो अचार होते हैं, उनको हम कांजी जो होता है जबान पे रखते ही उसमें जलन होती है, ऐसे पदार्थ भी हमको नहीं लेने चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है आपको खाली पेट जो है वो आशा वरिष्ठ नहीं लेने चाहिए। हमेशा आशा वरिष्ठ को बताया गया है कि जो इसको हमेशा भोजनोपरांत और सम मात्रा जल में लेना चाहिए। हमेशा आशा वरिष्ठ को जितनी आशा वरिष्ठ की मात्रा है उसके सम मात्रा में जल ले और भोजनोपरांत ही ले। मिर्च मसालेदार भोजन नहीं लेना चाहिए। बेकरी आइटम्स, जितने भी बेकरी आइटम्स होते हैं उसमें बहुत अधिक मैदा होता है, तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड जितने हमारे हैं, चाउमीन, मोमो, चाट है जितने, या स्ट्रीट फूड जितने, जो रोल्स होते हैं बहुत एसिडिटी करते हैं। इसीलिए स्टूडेंट्स में स्पेशली जो ये प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा घर कर रही है। छोटे छोटे बच्चों में भी एसिडिटी बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है, इसलिए इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और इन सब का भी हमें परहेज रखना चाहिए। इस समय इसको बताते समय मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहूँगी कि आजकल आयुष क्वाथ लोग बहुत ले रहे हैं। मेरे पास एक पेशेंट का फ़ोन आया कि मैम मैं आयुष क्वाथ ले रहा था और मुझे एसिडिटी हो गई। पेशेंट को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उसकी प्रकृति भी ऐसी नहीं थी, पित्तश प्रधान प्रकृति नहीं थी। तो मैंने उससे पूछा कि आप आयुष क्वाथ कितनी बार ले रहे हैं, तो उसने बताया कि मैं 3 बार वो आयुष क्वाथ ले रहा हूँ। और तो मैं इस बात को यहाँ पर स्पष्ट करना चाहती हूँ कि औषधि की अल्प मात्रा या अधिक मात्रा दोनों ही हमारे शरीर के लिए नुकसान या हानिकारक होती है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा कोई चीज ले लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा करेगी। औषधि की जो सम मात्रा होती है, जो आपकी जो थेरेपेटिक डोज में ही औषधि को जो लेना होता है, उसको आपको वही फायदेमंद होती है। इसके बाद आता है आपके मानसिक हेतु। जो हमारे जो मानसिक कारण जो बताए गए हैं, उसको जैसे जो अनावश्यक रूप से हम जो मानसिक तनाव लेते हैं उनको हमें नहीं पालना चाहिए। इसके लिए हमें जो आयुर्वेद में जो उपचार बताया गया, मानसिक व्याधियों की जो चिकित्सा बताई गई, हमें धैर्य धारण करना चाहिए, थोड़ा सा टॉलरेंस पावर बढ़ानी चाहिए, थोड़ा सा अपने अंदर जो हमारा जो टेम्पर है उसको कंट्रोल में रखना चाहिए। हमें आचार रसायन का पालन करना चाहिए। आचार रसायन आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी विशेषता है। नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, द्रव्यभूत चिकित्सा है, जिसमें आप बिना दवा ले ही आचार मतलब कि जो हम आचार विचार, जो हम कंडक्ट, जो हम व्यवहार दूसरों से कर रहे हैं, सिर्फ उसी को फॉलो करके कैसे हम औषधि के गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, वही आचार रसायन है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि इसमें पहली चीज बताई गई सत्यम वादिनम। सत्यम वादिनम मीन्स कि सत्य बोलना। और आप ये अच्छी तरह से फॉलो करके देखिएगा, अगर सिर्फ आप सत्य ही बोलते हैं तो आप कितने स्ट्रेस से फ्री हो जाते हैं। और अगर आप वो एक सत्य नहीं बोला, आपने एक झूठ बोला, तो दिन भर आप स्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, और उसकी वजह से आपके अंदर बीमारियां घर करने लग जाती हैं। तो ये तो हुई जो आपके बचाव के कारण है, जो अब बचाव करते हैं, जो हम आहारज विहारज, जो आहारज के कारण हम बचाव है। इसके बाद आपका आता है कि आप क्या करें, मतलब कि जो आपका जो रहन सहन है, जो आपकी लाइफस्टाइल है, उसमें आप कैसे अपना मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डेली एक्सरसाइज करना है, हमें योग करना है, खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है, कम से कम 2 घंटे रात का खाना सोने के 2 घंटे पहले ले लें। शीत उपचार करें या मेंटल और फिजिकल रेस्ट लें आप।
इसके अलावा अगर आपको रात में जो एसिड रिफ्लक्स आते हैं, रात में अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं, तो अपना जो सिरहाना है उसको 4 से 6 इंच ऊंचा करके लेटे, और दूसरी चीज की बाएं करवट लेटे, जिससे कि आमाशय पर अनावश्यक दबाव ना पड़े। तो ये तो चीज थी जो हम क्या करें, मतलब जो हमारे जो पथ्य विहार बताए गए हैं। इसके बाद आता है हम क्या ना करें, मतलब डोंट्स, कि हमको ये चीजें नहीं करनी चाहिए। नहीं करने में सबसे पहली चीज जो आती है, अध्यशन आता है, विरुद्धासन आता है, विषमासन आता है, जिसको मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वेग विधारण नहीं करना चाहिए, मलमूत्र के वेग को नहीं रोकना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना चाहिए, खाने के तुरंत पहले किसी भी तरह का स्नैक्स नहीं लेना चाहिए, ओवरवेट नहीं होना चाहिए, वेट अधिक बढ़ता है उसकी वजह से भी एसिडिटी हो जाती है। खाना खाते समय जो आप प्रधान भोजन कर रहे हैं उस समय बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बेल्ट को हमेशा उस समय लूज कर देना चाहिए। अनावश्यक आरूप से आप किसी भी चीज को खाने को या सोने के पहले आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये सब जो है, जो ऐसी चीजें जो हम उसको हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारे जो विहार हैं जो अपथ्य रूप में हमको बताए गए हैं। इन सब चीजों के साथ साथ एक चीज बहुत और महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है शरद ऋतुचर्या का पालन करना। मतलब कि जो आपके आयुष संवाद में शरद ऋतुचर्या का वर्णन किया जा चुका है, उस ऋतुचर्या को आप बहुत अच्छे से फॉलो करें, जिससे कि हमारा जो प्राकृत पित्त है वो प्रकोपित ना हो। ये तो थे कुछ पथ्य अपथ्य जिनके सेवन करने से, जिनका पालन करने से आप व्याधि से ग्रस्त नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने निदानों का सेवन कर लिया है, अगर आपने आहार विधि विधान का पालन नहीं किया है, तो आपको 100% व्याधि हो जाएगी, और अगर व्याधि होगी तो उसकी चिकित्सा भी होगी। और आयुर्वेद में इसके चिकित्सा का एक अनमोल खजाना है। सबसे पहले मैं कुछ एकल औषधियां बताना चाहूंगी। एकल औषधियों में सर्वप्रथम आंवला या अमलकी। आमलकी को आप किसी भी फॉर्म में लें, आमलकी का चूर्ण लें, आमलकी का अवले लें, आमलकी का मुरब्बा लें, आमलकी का आप चटनी बना के लें, किसी भी रूप में आप लेते हैं, आंवला अम्लपित्त में बहुत ही हितकारी है। इसके अलावा शतावरी का चूर्ण ले सकते हैं, शतावरी का घृत ले सकते हैं, इसके आप गिलोय ले सकते हैं, मोलेठी ले सकते हैं, कुटकी है, और भृंगराज है, भुई आंवला जिसको भूमि आमलकी भी कहते हैं। अब बरसात का सीजन है, आजकल भूमि आंवला बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके पंचांग को आप सुखाकर इसके चूर्ण को ले लें। इस पे काम भी बहुत जगह हुआ, बहुत जगह जगह शोध संस्थानों में हुआ है अम्लपित्त पे, और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा हरितकी का प्रयोग कर सकते हैं। ये तो कुछ एकल द्रव्य थे जिसको हम उपयोग में ला सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे योग बता रही हूँ मैं जो हमारे महाविद्यालय में जिसके ऊपर काम किया जा चुका है और उसके बहुत ही प्रभावी रिजल्ट आए हैं। सबसे पहले इसमें आता है शतावर्यादि चूर्ण। शतावर्यादि चूर्ण में शतावरी, आमलकी और मुलेठी समभाग में इसको मिला लेते हैं, और समभाग में इसमें मिश्री मिलाकर 5 ग्राम सुबह शाम ठंडे दूध के साथ लेने से अम्लपित्त रोग की शांति होती है। अभ्याद्य चूर्ण हरित की पिपली, द्राक्षा और मिश्री को समभाग में मिलाकर इसको मधु के साथ सेवन करते हैं। और इसके अलावा मधु पिपली योग है। मधु पिपली योग में पिपली 2 ग्राम मधु के साथ इसको लेते हैं। इसके अलावा अम्लपित्त हर योग है जिसमें हरितकी और भृंगराज का चूर्ण 6 ग्राम और 12 ग्राम गुड़ मिला के इसको लेते हैं, जिससे कि अम्लपित्त जनित जो दाह होता है, शूल होता है, वो जो पेट में भारीपन होता है, उधर में भारीपन होता है, उसमें शांति मिलती है। इसके अलावा हरित्यादि चूर्ण पे भी काम हुआ है। जो ये ड्रग्स मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत इजीली आप इसको बना सकते हैं। हरित की चूर्ण ले सकते, इसमें 3 ग्राम लेते हैं। द्राक्षा जो होता है, द्राक्षा यानी मुनक्का, उसको 3 ग्राम लेते हैं। गुड़ लेंगे 3 ग्राम और मधु 3 ग्राम लेंगे, ये टोटल 12 ग्राम हो जाते हैं। और 6-6 ग्राम सुबह शाम हम दिन में 2 बार सेवन करते हैं ठंडे जल के साथ। इसके अलावा द्राक्षादि गुटिका इसी साल हमारे यहाँ इस पे शोध हुआ है, शोध हो चुका है, बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। द्राक्षादि गुटिका में द्राक्षा यानी मुनक्का और हरित की समभाग में लेकर इसका दुगना इसमें गुड़ मिलाकर इसकी गुटिका बनाई गई थी, और 10-10 ग्राम इसको सुबह शाम लेने पर अम्लपित्त रोग के बहुत अच्छे प्रभाव इस पे मिले थे। इसके अलावा गुड़ादि मोदक, पुराना गुड़ इसमें ले लें, पिपले ले लें और हरण का चूर्ण ले लें और समभाग बनाकर इसको सुबह शाम हम ले सकते हैं।
क्वाथ प्रिपरेशन बहुत सारी आई हैं, जिसमें पटोल और हरितकी पड़ा हुआ है, जिसमें पटोल मुख्य द्रव्य है और उसको अम्लपित्त में इसमें बहुत जगह काम भी हुआ है और बहुत लाभदायक भी है। इसमें सबसे पहले आता है यवादी का, जिसमें जौ लेते हैं, पटोल की लता लेते हैं और पिपली लेते हैं, समभाग 25 ग्राम लेते हैं और इसका 16 गुना पानी या 400 ml लेते हैं। इसको आप उबालिए, धीमी आंच पे उबालिए और उसका चौथाई शेष रह जाए तो आधा आधा सुबह शाम पीना है। शंखबेर आदि क्वाथ ले सकते हैं, अदरक 10 ग्राम और पटोल पत्र 10 ग्राम और इसके 16 गुना पानी यानी 320 ml पानी में इसको उबालते हैं और चौथाई शेष रहने पर इसका आधा आधा आप सुबह शाम ले सकते हैं। पटोल आदि क्वाथ में पटोल पत्र, सोठ, धनिया ले सकते हैं और इसके अलावा इसमें इसको भी 25 ग्राम लेते हैं और इसको यवकुट करके 25 ग्राम लीजिए और 16 गुना पानी में पकाइए और इसको चौथाई सुबह शाम शेष रखते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी रस औषधियाँ भी बताई गई हैं और जैसे लीला विलास रस, सूरशेखर रस, या हम फटिका के योग ले सकते हैं जो अल्कलाइन नेचर में होते हैं, क्षारीय होते हैं। प्रवाल पिष्टी है, मुक्ता पिष्टी है, चार भस्म है, शंख भस्म है, कपर्द भस्म है, ये सब अम्लपित्त में बहुत उपयोगी। कुछ चूर्ण बताए गए हैं, अबपत्ती का चूर्ण बताया गया है, निम्बादि चूर्ण बताया गया है, तो ये चूर्ण का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत सारी औषधियाँ हमारे अम्लपित्त व्याधि के लिए बताई गई हैं और बहुत ही उपयोगी है। आपका अम्लपित्त रोग 100% ठीक हो जाता है। तो ये इसको आप चिकित्सकीय मैं हमेशा कहूंगी कि आप ये सब औषधियाँ हमेशा चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही लें। और अंत में बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप अपना खान पान सही रखें, अपना रहन सहन, अपनी आहार विहार सब कुछ ठीक रखें। और अगर कोई आपको चिकित्सकीय सलाह लेनी है तो मैं आयुष टेलीमेडिसिन ऐप पर भी उपलब्ध हूँ और इसके अलावा राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय के बहिरंग में भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। अंत में मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।